ओके चलो बच्चों, अपन डिस्कशन अपना शुरू कर रहे हैं अमाइंस का। हाँ, एकदम बेसिक से, जीरो से लेके चल रहा हूँ, कोई घाई नहीं, आराम से सीखो, जीरो से सीखो पूरा। और जितनी चीज़ें यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं CT लेवल का, MHT CT लेवल का, एवरी सिंगल क्वेश्चन यू विल बी एबल टू मेक। इवन JEE मेंस लेवल का आराम से आप मेजॉरिटी सारे क्वेश्चन इसमें से बना लोगे, उतना पक्का। सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर ही फोकस करना, हर एक पॉइंट इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा कुछ भी इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये सीधा इतना समझ लेना, देख लेना लेक्चर और सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। चलो, नॉर्मली क्या होता है बताओ। नॉर्मली हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं तो हम हमेशा उनको कंसिडर करते हैं एज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स का डेरिवेटिव उनको हम मानते हैं। करेक्ट, यस, है ना। बट अमाइंस की स्पेशलिटी क्या है? अमाइंस को हम लोग अलग कैटेगरी या खास कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि अमाइंस जो है वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं माने जाते। अमाइंस जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बोलो? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। यानी कि आप ये मान के चलते हो कि इनका सेंट्रल एटम क्या है? इनका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। क्या मान के चलते हो बच्चों? कि इनका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। यानी कि जैसे हाइड्रोकार्बन में मीथेन में से एक एक हाइड्रोजन हटा के हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगाते थे नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, किसी में भी, वैसे यहाँ पर अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं। क्लियर? तो क्या करना है? रिप्लेस H एटम्स ऑफ अमोनिया, रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया विद R ग्रुप्स। जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो सेकेंडरी अमाइन, 3 हाइड्रोजन हटाओगे तो टर्शरी अमाइन, और लोन पेयर, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको डोनेट करा के उस पर पॉजिटिव चार्ज ले आओगे तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन। तो यानी कि यहाँ पर हमको तुरंत ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का डेफिनेशन और उन तीनों का फर्क भी समझ में आ गया। NH2 ग्रुप, RNH2 ग्रुप रहेगा तो प्राइमरी, R2 यानी 2 एल्काइल और NH रहेगा तो सेकेंडरी, और 3 एल्काइल और N रहेगा तो टर्शरी। क्या ये भेजे में गया? सिंपल है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे आपको, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स देखो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे ये वाला। यहाँ पर मुझे पहले आप ये बताओ फटाफट कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी। चलो देख के बता दो। ये क्या है? NH है, मतलब क्या है बोलो? देखो यहाँ पर NH है, NH मतलब क्या है? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी? जल्दी जल्दी बताएंगे। ये क्या है? सेकेंडरी। ये वाला सिर्फ N है, कैसा है? टर्शरी। ये वाला सिर्फ N है, क्या है? टर्शरी। अगर NH2 होता, जैसे एक एग्जांपल लिख लो, अगर समझो NH2 होता तो ये क्या होता बोलो? कैसा टाइप का होता बोलो जल्दी? कैसा होता? ये प्राइमरी होता। समझ गए? एकदम सिंपल। इसका नाम होगा सेक ब्यूटाइल अमाइन। सेक ब्यूटाइल एल्काइल ग्रुप है। IUPAC क्या होगा? 2 अमाइनो ब्यूटाइल। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। आपको क्या देखना है? आपको अगर कॉमन नेम है तो दोनों एल्काइल ग्रुप, 2, 3, 1 जितने भी एल्काइल ग्रुप लगाए हैं बस वो नाम लिखना और पीछे लिखना है अमाइन। और IUPAC मतलब, IUPAC में क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन चेक करनी है, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर यू आर गोइंग टू राइट द वर्ड N। N का मतलब यहाँ पर किससे जुड़े हुए हैं? जो एल्काइल ग्रुप वो किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर वील राइट N, जैसे कि अगर इसका नाम देख रहे हैं हम लोग, मैंने लॉन्गेस्ट चेन आपके लिए मार्क की है, 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेन, उसके फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ है, यहाँ दिख रहा है प्रोपेन 1 अमाइन, और जिस अमाइन को आप चेक कर रहे हो उसके ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो N मिथाइल। समझ में आया? N मिथाइल। फिर यहाँ पर देखो NN डाइमिथाइल मिथेन अमाइन, फिर N इथाइल प्रोप 1 इन 1 अमाइन, इस तरह से। तो आपके अलग अलग मैंने एग्जाम्पल्स भी लिख के दिए। आई होप ये क्लियर है एकदम। बहुत बेसिक में गया मैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमाइन और उनका नोमेनक्लेचर। एक आपकी टेक्स्ट बुक का मैंने एज इट इज पेज दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 284 इस PDF में डाल दिया। PDF में आपको टेलीग्राम आपके इस पर डाल दूंगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना अच्छे से। आपके जितने भी IUPAC नेम्स इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने स्टार मार्क किए हैं, सबके आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख दी है, राइट एंड प्रैक्टिस। ओके, जो भी मार्क किए सारे के सारे लिख कर प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे आपके एंट्रेंस में, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है जिसमें आप गलती करते हो तो आप गलती ना करो। प्लीज़ कंपेयर एंड बी क्लियर। क्या लिखा है मैंने? प्लीज़ कंपेयर एंड बी क्लियर। किस पे कंपेयर करना है, किस पे बी क्लियर? फिनाइल मिथाइल मिथेनामाइन और N मिथाइल एनिलीन, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है ध्यान से समझना।
पहले केस में यहाँ पर अमाइन ग्रुप जो है NH2 वो किस पे लगा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे लगा है, दिख रहा है। और सेकंड केस में ये जो है ना अमाइन ग्रुप ये sp2 वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और sp3 वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH है, यानी कि ये कैसा है, प्राइमरी या सेकेंडरी, जल्दी बोलो कैसा ही है, प्राइमरी या सेकेंडरी? ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है। क्यों? इससे पता चलता है ना, NH2 ये प्राइमरी, NH ये सेकेंडरी। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखेगा, है ना। क्लियर हो गई बात? डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, नोट भी कर लेना। ओके, MOPs ऑफ अमाइन, हर एक की मैंने आपको इसके पहले कहानी बना के शॉर्टकट बताई है, तो इसकी भी तो बताऊंगा ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, MOPs ऑफ अमाइंस 4 मेजर रिएक्शंस हैं। रिडक्शन वाले में 3-4 अलग अलग कैटेगरीज है, बट मेजरली रिडक्शन ही बोल सकते हैं। मैंने पूरी एक कहानी लिखी है, ठीक है ना। तो 2 भाई थे, दोनों भाई अंग्रेज थे, दोनों भाई, ठीक है। और उनका नाम क्या था बताओ, 2 भाइयों का नाम, हॉफमैन और गैब्रियल, हॉफमैन और गैब्रियल, ठीक है ना। तो कहानी से जैसे वहाँ पे अल्का अल्केश भाई बहन थे, याद है ना, अल्कोहल फिनॉल में, और अल्डिहाइड कीटोन में ये था रोज़, है ना, रोज़ी, वो सब हमने कहानी बनाई। कैरेक्टर्स याद होंगे आप लोगों को, मैंने शॉर्टकट्स बताए, यस और नो। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक कहानी है, ध्यान से देखो क्या है ये। हॉफमैन ने अपने ब्रदर गैब्रियल को फेंक के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर मार दिया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिलेंडर पड़े थे उसके घर पे, जैसे तुम्हारी भाई बहन से लड़ाई होती है, उन्होंने भाई बहन दोनों भाइयों ने लड़ाई की आपस में, उसने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 सिलेंडर फेंक के मारे अपने भाई को। तो इस पूरी कहानी से वो जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है ना, उसके ऊपर फोकस करना, आपको सारे के सारे नाम, रिएक्शन जो MOP है वो फटाक से याद हो जाएंगे। कौन से ज़रा देखना। हॉफमैन और BR से क्या याद रहेगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। समझ में आया क्या? क्या याद रहेगा बोलो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। गैब्रियल और PH, ये इससे क्या याद रहेगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या याद रहेगा बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। समझ आ रहा है क्या, है ना। फिर O से ऑक्साइम, A से अमाइड, नाइट्रोजन से नाइट्रो, सिलेंडर CY से साइनाइड। इजी, ठीक है ना। रिडक्शन 4 टाइप के रिडक्शन थे, कौन से बोलो, ऑक्साइड, अमाइड, नाइट्रो और साइनाइड। और लास्ट M मार दिया, मतलब मिथाइलेशन। लास्ट वाला क्या था, मिथाइलेशन। समझ में आया क्या? तो हमारे कौन से रिएक्शन है फिर से देखो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ऑक्साइम का रिडक्शन, अमाइड का रिडक्शन, नाइट्रो का रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन, और M से मिथाइलेशन। बस इतने ही रिएक्शंस हैं। अब हर एक रिएक्शन को अपन डिटेल में समझते हैं। आई होप ये शॉर्टकट समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई। एग्जाम में कहानी नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ याद कराने के लिए, ईजी करने के लिए सॉरी वेरी सॉरी आपको सिर्फ याद कराने के लिए, ईजी करने के लिए मैंने कहानी लिखी है, ठीक है ना। अब पहला वाला देख लो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, आपको पकाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है फिलहाल, ठीक है। बट आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें याद रखेंगे, सिंपल भाई, नाम के ऊपर फोकस करना। आप नाम पे, मैंने एक बॉक्स में देखो, आपको नाम दिख रहा है सबको बच्चों स्क्रीन पे, बॉक्स में एक नाम लिखा है। ब्रो से क्या याद आया, ब्रोमीन। अमाइड से क्या याद आया कि भाई अमाइड से शुरुआत होगी। डिग्रेडेशन इस शब्द से क्या याद आया कि कार्बन नंबर कम होगा कि बढ़ेगा। डिग्रेड हो रहा है मतलब बताओ क्या होगा, अपग्रेड मतलब बढ़ना, डिग्रेड मतलब बोलिए क्या है, डिग्रेड मतलब कम होना। इसको अगर आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखो जेई वगैरह में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ऐसा कहते हैं। तो स्टेप डाउन के नाम से आपने इसका नाम सुना होगा, है ना। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कैसे पहचानेंगे, सबसे इजी है, अमाइड लिखा होगा, ब्रोमीन लिखा होगा, अल्कलाइन मीडियम में होगा, तो सीधा सीधा अमाइड से अमाइन बन जाएगा। बोलो क्या क्या बोला मैंने, अमाइड से अमाइन बन जाएगा और एक कार्बन नंबर कम हो जाएगा। फिर से बोलो क्या बोला मैंने, रिपीट करेंगे सारे बच्चे, अमाइड से अमाइन बन जाएगा और एक कार्बन नंबर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं। आपके पास पहला एसीटामाइड है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एसीटामाइड। कितने कार्बन इसमें, ऊपर मैंने लिखा है 2 कार्बन,
ब्रोमीन और एल्कलाइन मीडियम है तो एक कार्बन का अमाइन बन गया। बस आपको ज़्यादा मैंने मैकेनिज्म वैसे डिस्क्राइब किया, बट ज़्यादा मैकेनिज्म में घुसने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। अमाइड ब्रोमीन और एल्कलाइन मीडियम में क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन बनाएगा, एक कार्बन कम लिख देना। 100 से चालू करोगे तो 99 लिखना, 10 से चालू करोगे तो 9 लिखना, 2 से चालू करोगे तो 1 लिखना। समझ में आया क्या? नोट देखो, नोट भी लिखा है मैंने यहाँ पर। अमाइड से दो तरीके से अमाइन बन सकता है, एक में कार्बन नंबर कम हो रहा है, एक में मेंटेन रह रहा है। अगर रिडक्शन करेंगे तो कार्बन नंबर मेंटेन रह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप रिडक्शन करेंगे तो कार्बन नंबर कैसा है बच्चों, मेंटेन्ड है। लेकिन आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ये हैप्पी बर्थडे नहीं लिखा है गधों, क्या लिखा है, HBD बोले तो बोलो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अरे समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, बोलो येस और नो। हाँ, HBD बोले तो क्या, HBD इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मिथाइल अमाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 कार्बन से चालू किया तो 1 कार्बन का आपके पास अमाइन बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो प्रोपेनामाइड को हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, फटक से 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। हाँ सर, इथेनामाइन बनेगा। ब्यूटानामाइड से करता तो सर प्रोपेनामाइड बनता। हेक्सानामाइड से शुरू करता तो पेंटानामाइन बनता। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। बढ़िया तरीके से समझ में आई? यस, बस इसको अप्लाई करना है, इतना ही अप्लाई करना है, और ये अप्लाई करेंगे अपन क्वेश्चंस में, देखेंगे। दूसरा है हमारा गेब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही फालतू तरीके से दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक से इसको समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे मेथड से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेप ऐड किया है। आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये रिएक्शन को सीधा यहाँ से चालू किया, जो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्ट्रक्चर, तो मैंने उसके और पीछे लेके गया आपको बेसिक स्ट्रक्चर में। एसिड्स चैप्टर में, AKC चैप्टर इसके पहले हमने जो किया, उसमें मैंने आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सिखाए। उसमें कहा था कि बेंजीन रिंग पे 2 COH ग्रुप रखते हैं तो उसका नाम होता है थैलिक एसिड। ये याद होगा सभी बच्चों को, नाम क्या होता है, थैलिक एसिड। तो बेंजीन रिंग पे मैंने 2 COH ग्रुप रखे, वो थैलिक एसिड है। उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसका नाम क्या है, थैलईमाइड। अमोनिया का डेरिवेटिव है क्या है, थैलईमाइड। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, थैलईमाइड है। क्यों? क्योंकि थैलिक एसिड से इमाइड डेरिवेटिव बनाया है। यहाँ तक क्लियर? थैलीमाइड, इसलिए आपको नाम समझ में आया क्या इसका, ये देखो थैलीमाइड है ना, थैलीमाइड। ओके, अब इस थैलीमाइड को आप KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो H+ चला जाएगा, K+ आ जाएगा। समझे क्या? क्या होगा, H+ चला जाएगा, K+ आ जाएगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। H+ गया, K+ आया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये भी समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, कि H+ गया, K+ आया। या ऐसा बोल सकते थे कि भाई ये पूरा ग्रुप जो था थैलीमाइड का, जो नेगेटिव पार्ट था वो चला गया और OH आया, ऐसा भी बोल सकते थे, है ना, एक ही बात हो गई। बट यहाँ पर कंपाउंड में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पोटैश हाइड्रोजन गया, पोटेशियम आया। ठीक है, उसके बाद अल्काइल हैलाइड के साथ उसको रिएक्ट किया। स्टेप नंबर 3 में क्या किया, उसको अल्काइल हैलाइड के साथ। अगेन मैंने एकदम ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिया है, K और X निकल जाएंगे, और अब K की जगह क्या आ गया, R आ गया। समझ में आया क्या? K की जगह क्या आया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप आएगा। यस, और लास्ट में उस अल्काइल ग्रुप को आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, आप 2 मोल अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहे हो। किसके साथ, 2 मोल अल्कली। क्या निकलेगा बोलो, RnH2। एकदम मतलब इससे ज़्यादा आसान तरीके से गेब्रियल थैलीमाइड कोई समझा ही नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। समझे क्या? वो बॉक्स दिख रहा है, मैंने क्या किया है, बॉक्स में दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखो बच्चों, बॉक्स में क्या क्या दिख रहा है, R है, N है और 2 हाइड्रोजन है। तो RnH2 ये बना एल्काइल अमाइन। ये बना कि नहीं बना, बोलो हाँ या ना। प्राइमरी अमाइन बन गया, येस और नो बच्चा लोग, है ना। तो मेरा MOP, आप बोलोगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, 4 स्टेप इतना करने के बाद यहाँ पहुँचे, और ऊपर से जो बाई प्रोडक्ट बना वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, सोडियम थैलेट, है ना। बाई प्रोडक्ट भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट कौन है, अमाइन है कि थैलेट है, कौन है प्रोडक्ट? क्या किसका MOP कर रहे हैं हम लोग, अमाइन का MOP कर रहे हैं ना। तो अमाइन तो छोटा सा बेचारा बाजू में बन गया, और बाय प्रोडक्ट बड़ा सा बना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये थी, जो नोट मैंने लिखा है वहाँ पर एप्लीकेशन आती है कि गेब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से आप क्या बना सकते हो। बताओ क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन। और दूसरी बात कि यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस आप नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? एरोमेटिक अमाइंस। पूछो क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ देखो ये नेगेटिव पार्ट चला जाता है और ये नेगेटिव पार्ट आ जाता है, ठीक है।
इस तरह से, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और एरोमेटिक सिस्टम्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर नहीं करते, ये मैं 1000 बार बता चुका हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं, है ना। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आता है कि अच्छा गैब्रियल थैलीमाइड से प्राइमरी अमाइन बनता है और एरोमेटिक अमाइंस यानी कि एनिलीन वगैरह इससे नहीं बन पाएंगे। जो मैंने नोट्स लिख के दिए हैं, ये नोट्स में से डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आएंगे, इनके ऊपर फोकस करना। और ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका, आप खुद देख चुके हो मॉक टेस्ट के जितने पेपर हमने किए हैं, जिसमें भी किए, जो मैंने नोट्स में पॉइंट्स लिखा है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको ये बात पता है ना। चलो ओके, तो ये हुआ आपका क्या, गैब्रियल थैलीमाइड। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हुआ, सेकंड आपका गैब्रियल थैलीमाइड हुआ। तीसरा सबसे इजी है आपका रिडक्शन करना। किसका किसका रिडक्शन करना था, उसने क्या क्या मारा था बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर, है ना। ऑक्साइम अमाइड, नाइट्रो ग्रुप और साइनाइड ग्रुप, ये चारों का क्या करना था, बोलो जल्दी, क्या करना है बच्चों, क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट्स की पूरी लिस्ट में आप लोगों को बहुत बार पका चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक में भी कंटाल गए हो। रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या क्या यूज़ हो सकता है, LiAlH4 यूज़ हो सकता है, किया था हमने, स्टीफेन में भी किया, इसके पहले उसके और भी रिएक्शंस में यूज़ किया LiAlH4, है ना। या तो फिर मेटल विद अल्कोहल, मेटल विद एसिड, ये कॉम्बिनेशन भी हमने यूज़ किया था। अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करो चलेगा। LiAlH4, मेटल विद एसिड, मेटल विद अल्कोहल, कोई भी कॉम्बिनेशन, टिन HCl, है ना, हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पैलेडियम, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक में LiAlH4 और सोडियम इन अल्कोहल दिया हुआ है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑक्साइम्स का फॉर्मेशन मैंने आपको AKC चैप्टर में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ऑक्साइम क्या होते हैं, CNOH, C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम ग्रुप है। कैसे बनाए थे हमने, याद है, अल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन। कैसे बनाए थे, अल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन। अभी जो 17 तारीख को, 17 जुलाई को अभी जो नीट का पेपर हुआ, उसमें इसके ऊपर सवाल आया था। अगर आप देखो उसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ था कि भाई कौन से वाले अमोनिया डेरिवेटिव से कौन से वाले कंपाउंड्स बनते हैं। जेई में भी इसके ऊपर सवाल आया था, मेंस में अभी रिसेंटली, और CET में भी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपके मतलब वैसे तो मैंने पिछले चैप्टर में कराया, बट मैंने आपके बेनिफिट के लिए यहाँ लिख के भी रखा है कि देखो अल्डिहाइड या कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन है तो ऑक्साइम मिला था पिछले चैप्टर में, अब उस ऑक्साइम का रिडक्शन करना है। उसकी भी मैकेनिज्म समझाइए, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो, क्या बनेगा, अमाइन प्लस वाटर। एकदम डिटेल समझ में आया, बोलो हाँ या ना। यस, रिडक्शन करना है मतलब बहुत ही आसान है भाई, हाइड्रोजन ऐड करना है, क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो, काम खत्म, बात खत्म। यस, ये आपने किसका रिडक्शन किया, ऑक्साइम का। सेम टू सेम आप अमाइड का कर लो, बट मुझे बताना यहाँ पर अमाइड का जब मैं रिडक्शन कर रहा हूँ तो क्या कार्बन नंबर बदलेगा या सेम रहेगा, इतना बताना ध्यान से सोच के। कार्बन नंबर सेम रहेगा कि बदलेगा, बोलो। कार्बन नंबर सेम रहेगा कि कम होगा, बोलिए जल्दी। कार्बन नंबर सेम रहेगा। अगर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में करता तो कार्बन नंबर कम हो जाता, सही बात है, बोलो हाँ या ना। बाकी फंडा सेम, यहाँ पर भी क्या बना, अमाइन। नाइट्रो कंपाउंड्स, NO2 था, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन चाहिए, इसमें क्यों, क्योंकि भाई NO2 का ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजन मांगेगा, बोलेगा भाई मेरे को वाटर बना के निकालना है, तो 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन यहाँ, और अमाइन बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब टोटल कितने, 6 हाइड्रोजन। और 6 हाइड्रोजन आपके सिलेबस में कौन सप्लाई करता है, टिन HCl सप्लाई करता है। टिन HCl बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। LiAlH4 क्या करता था, 4 हाइड्रोजन सप्लाई करता था, है ना। तो जब 6 हाइड्रोजन चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, या तो टिन HCl या HI या हाइड्रोजन विद प्लैटिनम पैलेडियम, ठीक है ना। ये सब बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए बच्चों। इज दैट क्लियर। और लास्ट वाला जो है, जब आप सोडियम इन इथेनॉल यूज़ करो, क्या यूज़ करो, बोलो क्या यूज़ कर रहे हो एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इन इथेनॉल यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, नेम रिएक्शन हो गया, क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। है बड़ा आसान, मैकेनिज्म कुछ भी नहीं, मैकेनिज्म मजाक है। CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड था, क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, वापस पाई बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, बन गया अमाइन। देखो इससे ज़्यादा आसान तो कोई कर ही नहीं सकता आपके लिए। समझ में आ गया क्या, है कि नहीं। और साइनाइड के अलग अलग नाम भी आपको पता होने चाहिए, मिथाइल साइनाइड, इथेन नाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, अलग अलग नाम से। वो ये इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एंट्रेंस एग्जाम में। आप कोई भी MCQs उठा के देख लो, मार्वल के MCQs या कोई आपके मॉड्यूल के कोई भी MCQs उठा के देख लो, आप इसमें आपको वो घुमाएगा, इसमें आपको घूमना नहीं है, समझना है। आई होप ये क्लियर हुआ।
आखिरी एमओपी, लास्ट एमओपी बहुत इजी और सबसे सिंपल वाली हमने ऑलरेडी एचडीए में भी देखी हुई है, अल्कोहल क्विनोल में, सब रिपीटेटिव रिएक्शन है, सारे रिपीट रिएक्शन है, ठीक है, सारे के सारे रिपीट रिएक्शन है। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन यानी कि मिथाइलेशन, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स ऐड करने हैं अमोनिया में। क्या किया आपने, अमोनिया से शुरुआत की, ये देखो ये HNH2 यानी कि अमोनिया था, आपने क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड लिया, हाइड्रोजन हटाया, एल्काइल ग्रुप लगाया, समझ में आया क्या, हाइड्रोजन हटाया, एल्काइल ग्रुप लगाया, यस दिख रहा है, ये आपका कंपाउंड बना, यस और नो, विच इज़ अ प्राइमरी अमाइन। अगर आप एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो जल्दी, आप एल्काइल हैलाइड किस में लेते हैं, यहाँ पर क्राइटेरिया आप देखना ध्यान से, क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरियन ये है कि आपको एल्काइल हैलाइड किस में लेना है, अगर आपको कंप्लीट एल्काइलेशन करना है, कंप्लीट मिथाइलेशन करना है तो आपको एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेना है। अगर आप अमोनिया एक्सेस में ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताना, अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप इसको एक्सेस में ले लो, मान लो, तो क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन प्राइमरी अमाइन पे आके रुक जाएगा, क्या होगा बोलो, रिपीट करो, प्राइमरी अमाइन पे आके रिएक्शन रुक जाएगा, कंप्लीट एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन नहीं होगा। एग्जॉस्टिव वर्ड समझ में आया, जब तक हाइड्रोजन सारे ना रिप्लेस हो जाए एल्काइल से तब तक करते रहना है। मैकेनिज्म भी यहाँ पर लिख के दिया, मैकेनिज्म क्या है, SN मैकेनिज्म यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ या ना, ओके। तो ये हुए आपके MOPs। अब कुछ इसके बारे में भी नोट्स है भाई, अगर हमें प्राइमरी अमाइन ज़्यादा चाहिए था तो अमोनिया एक्सेस में लेना चाहिए था, और अगर हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट चाहिए तो हमें एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेना चाहिए था। फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ 3 ही है, जिसमें से थर्ड वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे। पहला क्या है, NH बॉन्ड पोलर है, पता है ऑब्वियसली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो NH बॉन्ड कैसा है, पोलर है, ठीक है। पोलर है तो क्या दिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा थोड़ा हाई होगा। ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा दिखती है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही ज़्यादा है, सीधी बात है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों होती है, टर्शरी में पोलैरिटी होती है पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्या आप बता सकते हो क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं बचे, जब हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से करोगे, है कि नहीं, तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से करेंगे, है ना। तो इसलिए टर्शरी अमाइंस में, ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भाई टर्शरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं करनी है, किसकी बात करनी है, सिर्फ पोलैरिटी की आपने बात कर ली। आई होप ये एकदम से क्लियर है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर आता है हमारा बेसिसिटी का प्रॉपर्टीज। क्या बेसिसिटी का प्रॉपर्टी, हमने अल्कोहल फिनॉल में ध्यान से एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चंस किए थे और मैंने कहा था ये गारंटीड क्वेश्चन है। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन कैसे हैं, गारंटीड सवाल है, आएंगे ही, नो मैटर व्हाट एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर, वो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे, ये गारंटी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। अच्छा, हमने वहाँ पर क्या देखा था, अपने विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी को बढ़ाते थे, डोनर ग्रुप डिक्रीज करते थे। तो क्या यहाँ पे वो उल्टा कर दूँ, ऑफ कोर्स डोनर ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाएंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आया तो वो बेसिसिटी को कम करेगा, है ना, ध्यान से सुनना। डोनर ग्रुप्स क्या करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है तो बेसिसिटी को कम करता है। अब आप बोलोगे सर ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, अगर नाइट्रोजन के आजू बाजू बड़े बड़े ग्रुप्स लगे, क्या लगे हैं, बल्कि ग्रुप्स, क्या लगे बोलो, वर्ड क्या है, बल्कि, बल्कि मतलब बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो इंटरफियरेंस क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा रिपल्शन क्रिएट करते हैं, इनकमिंग ग्रुप से भी रिपल्शन क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप्स की वजह से क्या होता है बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी, मतलब आजू बाजू जितने ग्रुप लगे होंगे ना उससे आपका क्या होगा, बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना आपका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो ऐसा था 1 2 3, पूछो क्यों, क्या बोलोगे भाई 1 2 3 में क्या है कि भाई 3 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो हम ये मान रहे थे कि भाई टर्शरी का ज़्यादा होना चाहिए था बेसिसिटी, करेक्ट, गया भेजे में, है कि नहीं। पर रियल ऑर्डर क्या हो जाता है 1 3 और 2, क्यों, क्योंकि 3 में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेसिसिटी एक्चुअली कम हो गई। समझ में आया, यस, ओके। डोनर ग्रुप और ये है ना, दोनों के ऑर्डर्स हम लोग को समझना है कैसे। ये सॉल्युबिलिटी का भी बोला ना उन्होंने शायद से, एक मिनट, आपको बेसिसिटी चेक करनी तो आप सॉल्युबिलिटी भी चेक करोगे कि कौन सा अमाइन पानी में घुल के बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है ना। तो होता ये है कि भाई
डोनर ग्रुप के हिसाब से हम ये ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप बोलोगे हाँ सर बरोबर है, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना अच्छा बेसिसिटी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई कि भाई जो ज़्यादा अच्छे से घुल के पानी में घुल के सॉल्यूशन बना देता है उसकी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी बनती है, तो उससे बेसिक कैरेक्टर भी अच्छा बनता है। अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ओवरऑल। तो कंबाइंड इन्फ्लुएंस की वजह से जो फाइनल आपको ऑर्डर याद कर लेना है वो ये है। बात समझ में आई क्या? ध्यान से सुनना। कंबाइंड इन्फ्लुएंस, कंबाइंड जो दोनों का ओवरऑल फिनोमिना है उसकी वजह से ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या बनता है बोलो, उसकी वजह से सेकेंडरी वाले अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक निकल के आते हैं। गया भेजे में? बोलो हाँ या ना। सेकेंडरी वाले अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक निकल के आते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना। ये वाला स्टार मार्क किया है, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने इतना सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ लिखा है, इसको आप टेक्स्ट बुक की भाषा में या एनसीईआरटी की भाषा में पढ़ोगे तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड लगता है और यहीं पे आप गड़बड़ करके आते हो। तो गड़बड़ नहीं करनी है, जिसको मैंने स्टार मार्क किया उसी को आपको समझना और उतना ही याद रखना है, ठीक है। क्यों आया वो मैंने समझा दिया बहुत डिटेल। ओके, फिर आते हैं हम लोग रिएक्शंस पे। रिमेंबर दैट ऑल द रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, हम लोग एक नोट यहाँ पर लिखी है मैंने, क्या कि कोई भी अमाइंस के कोई भी जो रिएक्शंस हैं उनको एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। आप उनको क्या एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो बिटवीन प्राइमरी। और अगेन ये गारंटीड क्वेश्चंस हैं। नाइट्रस एसिड वाला क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट वाला क्वेश्चन, ये आपकी एग्जाम में गारंटीड क्वेश्चन हैं बच्चों, याद रख लेना। मेरी बात को ध्यान में आप दिमाग में रख लेना। आप मेरे को आके बताओगे एग्जाम के बाद कि हाँ सर अल्डोल आया था, नाइट्रस एसिड का क्वेश्चन आया था, लूकास टेस्ट का क्वेश्चन आया था। ये सारे जो मैं बताता हूँ बार बार आप ध्यान में रखना, आपके सारे क्वेश्चंस गारंटीड आने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, अब सबसे पहला जो है रिएक्शन ऑफ अमाइंस वो क्या है, पहला वाला, टू प्रूव बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। टू प्रूव बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। टर्शियरी अमाइन यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्यों? क्योंकि उसकी वो रीज़न भी दिया है मैंने। टर्शियरी अमाइन पानी में नहीं घुलता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पर HCl में घुलता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो लुईस बेस है ना, उसके पास लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, तो वो HCl के साथ कंबाइन होकर क्या कर लेता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। किसी चीज़ का बेसिक होने का प्रमाण, उसका प्रूफ क्या है बताइए, कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सही बात है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ बेसिक है, ये मैंने कैसे प्रूव किया, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया, अगर रिएक्शन हुआ सॉल्ट बना तो बेसिक था, नहीं बना तो नहीं था। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरा डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आता है, ऑरेंज डाई टेस्ट, ठीक है। ऑरेंज डाई टेस्ट, ये डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या है बोलो, नाम रिपीट करेंगे, कौन सा है, डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाईअज़ोटाइजेशन पे मैं आपको वापस लेके आऊँगा, पहले मेरे को आपको डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है ये समझाना पड़ेगा, फिर मैं डाईअज़ोटाइजेशन पे लेके आऊँगा। तो पहले ये सेकंड वाले को फिलहाल छोड़ दो, इस पे अपन वापस आएंगे घूम के। ओके, अब यहाँ पर से एक्चुअल आपके रिएक्शंस चालू होते हैं, ठीक है। एक्चुअल रिएक्शंस जो है वो यहाँ से चालू होते हैं। हॉफमैन, सबसे पहला हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, सबसे पहला रिपीट करेंगे सारे बच्चे, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। क्या हो रहा है ध्यान से सुनना। आपके पास कोई भी एक अमोनियम सॉल्ट है, कैसा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्या है बोलो, क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। उसको आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करोगे, क्या करोगे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करोगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl- जाएगा, OH- आएगा। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग, Cl- जा रहा है और OH- आ रहा है, दिख रहा है ये, बोलो हाँ या ना, यस, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ भाई, मॉइस्ट Ag2O का काम ही वही था कि भाई वो आपको X- यानी हैलाइड की जगह पे OH ला के दे। सेकेंड स्टेप में आप उसको हीट कर दो तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बचेगा आपके पास एल्कीन। क्या बचेगा बोलो प्रोडक्ट में, एल्कीन। अब बोलो सर हमको क्या ये रटना पड़ेगा, नहीं भाई आपको हिंट दे रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बोलो, एलिमिनेशन हम लोग करते हैं तो एल्कीन बनता है, सीधी बात है यार, वो तो पता ही है सबको। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर 4 इथाइल ग्रुप्स थे ना, उसमें से किसी एक का आपने क्या बना दिया, एल्कीन, और बाकी 3 को एज इट इज छोड़ दिया। मतलब कि टर्शियरी अमाइन आपका बाय प्रोडक्ट है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। पहचानना कैसे है, पहचानना ऐसे है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में सिल्वर ऑक्साइड डाला है
तो क्या होने वाला है, हॉफमैन एलिमिनेशन होने वाला है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। यस, बहुत बढ़िया। फिर एक एग्जांपल, मैंने एग्जांपल 2 स्टेप वाइज स्टेप 1 और 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, पीडीएफ लेके अच्छे से एक बार सिर्फ उन एक एक दो एग्जांपल्स को लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। आधे घंटे में पूरा चैप्टर आपका एकदम टिप टॉप रिवाइज हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसाइलेशन। नेक्स्ट क्या है, एसाइल। तो पहला आपने हॉफमैन एलिमिनेशन देखा, सेकंड क्या है आपका एसाइलेशन। अब एसाइल में आप एक नोट ध्यान में रख लेना कि एसाइल और एसिटाइल में अगर आप कंफ्यूज होते हो, आप लोग, मैंने देखा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो बच्चों। एसाइल इज द जनरल टर्म फॉर आर ग्रुप, है ना, और एसिटाइल इज स्पेसिफिक फॉर दिस ग्रुप, ठीक है। तो आर अगर इन जनरल लेते तो आप एसाइल बोलते, एसिटाइल बोलते। कैन आई से एसिटाइल इज अ टाइप ऑफ एसाइल, बोलो हाँ या ना, है ना, बरोबर है। करना क्या है, बहुत सिंपल, आपने अमाइन लिया और उसको आपने एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो क्या होगा, H चला जाएगा और एसिटाइल उसकी जगह आ जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, देखो H चला गया, उसकी जगह क्या आ गया, एसिटाइल ग्रुप। तो मुझे जरा लॉजिक और दिमाग लगा के एक बेसिक चीज मुझे ये बताना बच्चों, प्राइमरी अमाइन में कितनी बार ऐसा हो सकता है कि H गया और एसिटाइल आया प्राइमरी अमाइन में। ये लॉजिकल है, 2 बार, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में NH2 था, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल थे, बोलो हाँ या ना। सेकेंडरी अमाइन में कितनी बार हो सकता है, जल्दी बोलो, एक ही बार। टर्शियरी अमाइन में कितनी बार हो सकता है, नो रिएक्शन, टर्शियरी अमाइन में नो रिएक्शन। हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, सही बात है। जिसके साथ 1 मोल बना तो प्राइमरी, सॉरी 2 मोल बने तो प्राइमरी, 1 मोल बना तो सेकेंडरी, 0 मोल बना ही नहीं तो फिर टर्शियरी। क्या ये बात भेजे में गई, एक एक पॉइंट को नोट करो। पायरिडीन क्यों, कि भैया HCl बन रहा है, पायरिडीन अच्छा बेस है, HCl आपका बाय प्रोडक्ट है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, बात खत्म है कि नहीं। यहाँ पे ये बात हुई, तो इसलिए आप पायरिडीन लिखते हो। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बना वो बेसिकली देखो डाई एसिटाइल डेरिवेटिव बना। किसका, ओरिजिनल जो मैंने अमाइन लिया था, मैंने मिथाइल अमाइन लिया था, उसका डाई एसिटाइल डेरिवेटिव मैंने बनाया। अगर मेरे को 2 बार नहीं करना है तो मैं क्या करता, मैं एसिटाइल हैलाइड की जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेता, उससे मेरे को एक ही बार में 2 एसिटाइल ग्रुप मिल जाते। समझ में आया। तो एक साथ ही मेरे को ये दोनों, मेरे को फाइनल प्रोडक्ट कितने स्टेप्स में मिल जाता, 1 स्टेप में मिल जाता। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। यस। फिर मैंने आपको हर एक रिएक्शन, जैसे मैंने इसके पहले भी हर एक रिएक्शन को प्राइमरी के साथ, फिर सेकेंडरी के साथ, फिर टर्शियरी के साथ लिख के दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर सेकेंडरी के साथ किया, एक ही हाइड्रोजन था वो रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। जा रहा है भेजे में कि नहीं जा रहा है, इजी लग रहा है एकदम, बोलो हाँ या ना। नहीं लग रहा है तो भी बता दो, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगी आपके ऑर्गेनिक में, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ध्यान से देखो। ओके, टर्शियरी में होगा क्या रिएक्शन, बोलो। यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, नहीं, तो मैंने क्या लिखा है, नो रिएक्शन सिंस नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बात खत्म, एकदम बढ़िया, है ना। आप इसको बेंजोइल के साथ भी कर सकते थे, आप कोई भी ग्रुप आप लेके आओ, कोई टेंशन नहीं। एसिटाइल की जगह पे आप एसाइल, कोई भी बेंजोइल ग्रुप भी ले सकते थे। नोट क्या क्या थे फटाफट देखो, नोट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। नोट क्या क्या थे जल्दी देखो बच्चों। प्राइमरी अमाइन 2 मोल एसिड हैलाइड यूज करता है या 1 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड में काम हो जाता है, 2 स्टेप या 1 स्टेप। यस। सेकेंडरी अमाइन लेते तो 1 मोल एसिड हैलाइड यूज करता, पायरिडीन जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है और टर्शियरी में कोई रिएक्शन नहीं होता। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ या ना। बहुत बढ़िया। आखिरी ये जो रिएक्शन है, मेन जो रिएक्शन है, वन ऑफ द मेन रिएक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, हॉफमैन कार्बिलमाइन टेस्ट। It's not only a reaction, it is a test also and it is one of the most important distinguishing reactions। जैसे मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन में कहा था कि हैलो फॉर्म पे गारंटीड सवाल आएंगे, मैंने कराए थे हैलो फॉर्म के क्वेश्चन आपको बहुत सारे, है ना। और आपको मैंने टोलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट वाले भी कराए थे, है ना। वैसे ही इस चैप्टर में कार्बिलमाइन के ऊपर आपको डिस्टिंग्विश करना और पहचानने वाले क्वेश्चन, मतलब आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड पहचानना है, डिस्टिंग्विश करना है, उसके ऊपर सवाल आएंगे, गारंटी है। क्या क्या याद करना है देखो, नोट और रिमेंबर के फॉर्म में मैंने सब लिख के दिया, ध्यान से सुनना। क्या है, कार्बिलमाइन इज अदर नेम फॉर आइसोसाइनाइड एंड आइसोनाइट्राइल, एकदम बेसिक। कार्बिलमाइन क्या है बोलो, दूसरा नेम फॉर, जल्दी बोलो, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। ये NC ग्रुप का दूसरा नाम है कार्बिलमाइन, पहली बात। दूसरा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फाउल रॉटन एग स्मेल होता है। क्या होता है, जल्दी बोलो, क्या होता है, अरे गधे बच्चों बोलिए। क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक
फाउल स्मेल या रॉटन एग स्मेल, मतलब कि कार्बिलामाइन बना है टेस्ट ट्यूब में, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल या रॉटन एग स्मेल आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया टेस्ट का सक्सेसफुल हो गया, टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, कार्बिलामाइन बना है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस। और मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल पढ़ाते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी, अगर याद हो तो, आई होप याद है। राइमर टाइमन और कोल्बिस, ये 2 रिएक्शन पढ़ाए थे और बोला था राइमर टाइमन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म होता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, ये राइमर टाइमन था। और दूसरा उस वक्त कहा था कि अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म होता है तो कार्बिलामाइन बनता है। पूरे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म के 2 ही रिएक्शन हैं, अगर ये 2 नहीं आते तो फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। पूरे सिलेबस में 2 ही रिएक्शन है, 2 तो याद करके जाने पड़ेंगे ना भाई, है कि नहीं? और इजी कर दिए। फिनॉल प्लस, आप मेरे साथ बोलेंगे, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म क्या बनाता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। रिएक्शन का नाम क्या है? राइमर टाइमन। प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या बनाता है? बोलो जल्दी, क्या बनाता है? कार्बिलामाइन बनाता है। इसका नाम क्या है? हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट है कि नहीं? इसको पहचानते कैसे हैं? फाउल स्मेल से पहचानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड में लिख के, नोट लिख के हाईलाइट करके दिया है, क्या? ओनली, बोलो ओनली, सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देंगे कार्बिलामाइन टेस्ट। यानी कि अगर मैंने 2 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब रखी है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी, और सब में मैंने थोड़ा थोड़ा क्लोरोफॉर्म विद KOH डाल दिया, जिसमें फाउल स्मेल आई वो कौन सा वाला था? वो प्राइमरी वाला था। बाकी दोनों में फाउल स्मेल नहीं आएगी। गया भेजे में, बहुत अच्छे। ये 5 स्टार है कार्बिलामाइन। और नेक्स्ट वाला नाइट्रस एसिड। तुम अगर ऑनेस्टली, अगर आलस आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, चैप्टर बड़ा लग रहा है, टाइम कम है, जो भी लग रहा है ना, इज्जत से ये 2 रिएक्शन करके जाओगे ना तो भी 99% चांस है कि तो अमाइंस में से यही 2 क्वेश्चन में, यही 2 टॉपिक में से सवाल आने वाले, तुम्हारे सवाल बन जाए, ये मेरी गारंटी है। इसी पे सवाल आते, ठीक है? मतलब अगर ऑप्शन हो कि भाई रिवाइज करना है लास्ट दिन पे, इस चैप्टर में से मैं सर 2 ही रिएक्शन मेरे को टाइम है करने को, तो ढंग से ये 2 रिएक्शन करके जाना बस, ठीक है? रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पर बहुत डिटेलिंग है। क्या डिटेलिंग है? प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग, टर्शरी के लिए अलग। हाँ, कंसिडर प्राइमरी अमाइन, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? कंसिडर प्राइमरी अमाइन। पहली बात, नाइट्रस एसिड क्या है पहले ये बताना। नाइट्रस एसिड क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे नाइट्रस एसिड है सर HNO2। क्या है बोलो? नाइट्रस एसिड क्या है बोलो? HNO2 है ना। HNO3 नाइट्रिक होता है, HNO2 क्या है? बोलिए, नाइट्रस एसिड है। बट नाइट्रस एसिड डायरेक्ट बना के रख सकते हैं क्या? नहीं। कैसे बनाना पड़ता है? इन सीटू, यानी कि इन सीटू, यानी NaNO2 प्लस HCl। तो नाइट्रस एसिड डायरेक्ट लिखा हुआ कहीं मिलेगा जिंदगी में कभी एरो पे? नहीं। कैसे पहचानोगे उसको? एरो पे क्या लिखा होगा मिलेगा? बोलो जल्दी, एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? NaNO2 इन HCl। क्या लिखा हुआ मिलेगा? छोटी छोटी बातें पकड़ो, Na है ना, तो NaNO2 इन HCl लिखा हुआ मिलेगा। उससे क्या होगा? नाइट्रस एसिड बन रहा है, ये मान के चलेंगे आप। प्राइमरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डायअजोनियम सॉल्ट बनता है। पहले क्या बनता है बोलो? डायअजोनियम सॉल्ट। अब मैंने कहा ना कि डायजोटाइजेशन समझने के लिए पहले ये समझना है। तो क्या होता है डायअजोनियम सॉल्ट? बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। डायअजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस X माइनस। क्या है बोलो? N2 प्लस, अरे सॉरी, N2 प्लस, और इसका बॉन्ड किसके साथ है? X माइनस। इसको क्या बोलते हो? डायअजोनियम। डाई मीन्स 2 नाइट्रोजन है, अजोनियम पॉजिटिव चार्ज है, और उसका हैलाइड के साथ में सॉल्ट है। समझ में आया क्या? तो जहां पर N2 प्लस X माइनस, सॉरी एक सेकेंड, जहां पर N2 प्लस और X माइनस ये दिखे तो उसको क्या बोलेंगे? डायअजोनियम सॉल्ट। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, अल्कोहल। ध्यान से सुनना, अमाइन से आप कहाँ पहुंचे? डायअजोनियम सॉल्ट पे, और डायअजोनियम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से कहाँ पहुंचे? फाइनली अल्कोहल पे। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्लैरिटी? सेम भाई यहाँ देखो, जब आपने एनिलीन से शुरू किया, फिनाइल ग्रुप था, एनिलीन से शुरू किया, यहाँ डायअजोनियम सॉल्ट और फिनॉल। यस, हमने ये अल्कोहल फिनॉल में ऑलरेडी देखा है, याद करना। डायजोटाइजेशन, कॉफ़ी इज बकवास एट CCD, मैंने ऐसे लिखवाया था ना स्टोरी, तो डी जो था लास्ट वाला, डायजोटाइजेशन से तुम फिनॉल बना रहे थे। गया भेजे में, है ना? बहुत बढ़िया। तो याद क्या करेंगे? आप बोलोगे चाचो सर हमको ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है। नहीं भाई, पूरा मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, मैं जो बोल रहा हूँ उतना मेरे साथ रिपीट करो, याद करो। प्राइमरी अमाइन प्लस नाइट्रस एसिड गिव्स डायअजोनियम सॉल्ट। बोलो, प्राइमरी अमाइन प्लस नाइट्रस एसिड गिव्स डायअजोनियम सॉल्ट।
विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल, खत्म। मतलब प्राइमरी अमाइन डायजोनियम सॉल्ट अल्कोहल, खत्म। सेकेंडरी अमाइन अगर आपने लिया तो अगेन फंडा यही है कि भाई एक ही स्टेप होगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन था ना। जब उसको आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है एन नाइट्रोसो कंपाउंड। नाम क्या है बोलो, क्या है? एन नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या मिलता है बोलो? एन नाइट्रोसो कंपाउंड। और टर्शरी अमाइन के साथ में जनरली आपका रिएक्शन ढंग से नहीं होता, नो रिएक्शन, है ना। टर्शरी अमाइन के साथ नहीं होता। नोट क्या है, एन नाइट्रोसो कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे? वो येलो ऑयली लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं बोलो, कैसे होते हैं? येलो ऑयली लिक्विड, है ना। और टर्शरी अमाइन जनरली हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि नो रिएक्शन, बट रियलिटी में उसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है जो हाईली सॉल्युबल है, इसलिए टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं दिखता तो हम लोग लिख देते हैं नो रिएक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट, ये समझ में आया। अब डायजोनियम समझ में आ गया तो अब पूरा वापस आ जाओ, वो एक रिएक्शन जो हमने छोड़ा था उसको समझ लेते हैं, ये वाला डायजोनियम कपलिंग। तो डायजोनियम सॉल्ट जो है ना, आपने देखो प्राइमरी अमाइन लिया, NaNO2 इन HCl लिया, तो क्या बना? डायजोनियम सॉल्ट। अब सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराने की जगह आप बीटा नैफ्थॉल डाल दो। क्या डाल दो? क्या डाल दो? ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा। क्या क्या डाल दोगे? बीटा नैफ्थॉल डाल दोगे। बीटा नैफ्थॉल बेसिकली कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिनॉल ही है, बेसिक फिनॉल का एक डेरिवेटिव है। तो बीटा नैफ्थॉल डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? ऑरेंज कलर का डाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बोलो? ऑरेंज कलर का डाई। मतलब एक आपको मैंने टेस्ट ट्यूब दिया और आपको बोला अच्छा इसमें नाइट्रस एसिड डालो। मैंने आपको बोला कि चलो इस टेस्ट ट्यूब में अमाइन है, लेकिन ये नहीं बताया कि एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है। हाँ, आप बोलोगे ठीक है। अच्छा, मैं बोलता कि अच्छा प्राइमरी के सेकेंडरी ढूंढो, तो आप फिर कार्बिलमाइन करके चेक करते कि अच्छा हाँ सर कार्बिलमाइन अगर रॉटन एक्स स्मेल आई तो प्राइमरी था। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ चलो आप प्राइमरी एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों हो सकता है, मुझे बताओ कौन सा है। तो आप ये वाला रिएक्शन करोगे। क्या करोगे आप? पहले रिएक्शन आपने नाइट्रस एसिड के साथ कर दिया, डायजोनियम सॉल्ट बना, और फिर आपने उसमें बीटा नैफ्थॉल डाला। अगर ऑरेंज कलर आया मतलब एरोमेटिक था, ऑरेंज कलर नहीं आया मतलब एलिफैटिक था। सिंपल, समझ में आ गया क्या? है ना। तो इससे हम लोग डाइज बनाते हैं। डाइज मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें और वैसे तो बहुत डायजोनियम सॉल्ट से अलग अलग टाइप के डाइज बनते हैं। ऑरेंज डाई और भी हैं, आई थिंक येलो डाई और भी हैं, बट फिलहाल आपके सिलेबस में बहुत बेसिक है, बीटा नैफ्थॉल के साथ में आप ऑरेंज डाई बना लो। ठीक है, अराइल डायजोनियम सॉल्ट का पूरा एक सेक्शन है, ये लार्जली डिलीटेड था आपके बोर्ड्स के लिए, तो सीईटी में इसके MHT सीईटी में इसके क्वेश्चंस आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको लेके स्ट्रेस मत लेना, मैं करा देता हूँ, समझ में जितना आ रहा है अभी ठीक है उतना ही कर लो। इसको लेके ज़्यादा प्रैक्टिस के पीछे टाइम वेस्ट मत करना, और इसके क्वेश्चन अगर बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो छोड़ सकते, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, लार्जली डिलीटेड है मेजरली इसमें। ओके, अराइल डायजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शंस, दो कैटेगरीज में इसके रिएक्शंस को हमने कैटेगराइज किया है, एक रिप्लेसमेंट, एक रिटेंशन। इसका मतलब क्या है ज़रा समझते हैं। हाँ, ये सिंपल भाषा में क्या होता है, रिप्लेसमेंट तब बोलेंगे जब नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, और रिटेंशन कब बोलेंगे? अजो कपलिंग, जो अभी मैंने बताया ना, डाई कपलिंग मतलब डाई फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो हमारे ज़्यादातर रिएक्शन जब भी आप देखना कि डायअजोनियम सॉल्ट, मैंने क्या पहचान बताई बच्चों डायअजोनियम सॉल्ट की? मैंने क्या कहा? N2+X-, ये बताया ना डायअजोनियम सॉल्ट की पहचान, है ना। तो डायअजोनियम सॉल्ट आप जहाँ भी देखना, उसका जब भी आप रिएक्शन करा रहे हो तो तुरंत पहले नाइट्रोजन रिलीज करा के चेक कर लेना। क्या कर लेना बोलो? क्या करेंगे? नाइट्रोजन रिलीज। जैसे आपने अमाइन से चालू किया, नाइट्रस एसिड, तो ये तो अभी आपको याद हो गया कि अच्छा अमाइन प्लस नाइट्रस एसिड सर क्या देगा? डायअजोनियम सॉल्ट देगा। ये तो गया भेजे में। अब बोलोगे ठीक है, NH2 की जगह N2+ और X- हमने बना दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्लोरीन है तो मैं ये CuCl इन HCl ले रहा हूँ। ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने? यहाँ क्लोरीन है तो CuCl इन HCl ले रहा हूँ। अगर ब्रोमीन होता तो मैं क्या लेता बोलो? CuBr इन HBr ले सकता था। समझ में आ रहा है क्या? कुछ बाउंसर तो नहीं जा रहा होगा, ईजी है, येस और नो, है ना। मुझे ब्रोमीन डालना है तो मैं CuBr इन HBr लेता। अच्छा, जब मैं ये ले रहा हूँ CuCl इन HCl, इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या है बोलो? इसको याद कैसे करेंगे आप? ऐसे सिंपल भाषा में एक लाइन में याद कर लेंगे बच्चा लोग, डायअजोनियम सॉल्ट प्लस कुप्रस सॉल्ट। क्या बोला? डायअजोनियम सॉल्ट प्लस क्यूप्रस। क्यूप्रस कैसे? ये कॉपर +1 है ना, +2 होता तो क्यूप्रिक होता। यस, बस सिंपल। तो डायअजोनियम प्लस क्यूप्रस सॉल्ट है, इसका मतलब सैंड मेयर हो रहा है।
क्यूप्रस सॉल्ट का जो हैलाइड है ना, बस वो वहां लगा देना ये। तो ये हेलोबेंजीन यानी कि एराइल हैलाइड का MOP भी हो गया, नाइट्रोजन रिलीज हो गया, सही है। अच्छा, जब CuBr लिखा तो ब्रोमीन आ गया, नाइट्रोजन रिलीज हो गया। जब CuCN आ गया, अब कितना इजी लग रहा होगा, बोलो सर ये तो हलवा है। CuCN है तो क्या होगा, साइनाइड आ जाएगा, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? यस, एकदम बढ़िया, बोलो हाँ या ना। नीचे मैंने एक नोट लिखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वैसे ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। साइनाइड को हम लोग सूडो हैलाइड भी बोलते हैं ना, क्योंकि वो -1 चार्ज कैरी करता है हैलाइड जैसा। ओके, नेक्स्ट है आपका गैटरमैन रिएक्शन। अब यहाँ पर भी कॉपर यूज़ हो रहा है, बट देखो फिर से पुराने उस पर लेके चल रहा हूँ। सैंडमेयर में क्या याद रखेंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट में क्यूप्रस सॉल्ट डाला था, क्या याद रखेंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट में क्यूप्रस सॉल्ट। और जब डायज़ोनियम सॉल्ट में कॉपर पाउडर डालेंगे तो नाम बदल गया गैटरमैन। बट क्या आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन सेम रहा, बोलो हाँ या ना। प्रोडक्ट भी सेम, बाय प्रोडक्ट भी सेम, सब कुछ तो सेम है यार, क्या बदला, सिर्फ रिएजेंट बदल दिया तो नाम बदल गया। समझ गए क्या, बोलो, है ना। बाकी पूरा का पूरा फंडा सेम, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको नेम रिएक्शन के तौर पे याद रखना है। और मैंने नीचे एक और नोट एक्स्ट्रा लिख दी ताकि आप गलतियां ना करो। मैं आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा चुका, गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, पूरी स्टोरी लिख के दी थी ना। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज गैटरमैन रिएक्शन विद गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन MOP ऑफ बेंजाल्डिहाइड था। गैटरमैन रिएक्शन क्या है, अमाइन से डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया, उसमें कॉपर पाउडर डाला, उससे आपने एल्काइल हैलाइड बनाया, एराइल हैलाइड बनाया। गया भेजे में गया, यस। ओके, लास्ट है आयोडीन। अब बोलोगे सर क्लोरीन डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया, फ्लोरीन, तो हम फ्लोरीन डालना है, फ्लोरीन भी करके देखेंगे, और आयोडीन भी। तो आयोडीन तो बहुत ही ईजी है भाई, आप क्या करोगे, Ki डाल दोगे, क्या डाल दोगे, Ki क्या करेगा, आयोडीन लेके आ जाएगा। अगेन देखो नाइट्रोजन, हर जगह जहां डायज़ोनियम सॉल्ट देखो क्या करना है, नाइट्रोजन हटा के रिलीज कर देना है। आंख बंद करके कोई गधे से गधा बच्चा भी लिख लेगा। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। देखो ये नाइट्रोजन मैंने हटा दिया, इसको गायब कर दिया, क्लोरीन बचा था, क्लोरीन को आयोडीन से रिप्लेस कर दिया, बात खत्म हो गई यार, है कि नहीं। इससे आसान तो नहीं हो सकता, आई एम वेरी श्योर, एकदम इजी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है माइल्ड रिडक्शन आपने किया, किसका किया माइल्ड रिडक्शन, डायज़ोनियम सॉल्ट। ये सारे रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट के ही हैं। देखो क्या किया आपने, माइल्ड रिडक्शन किया। आपको ये वाला पार्ट तो रट गया है बच्चों में, ये अब तो ये मैं मेंशन भी नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना आप। प्राइमरी अमाइन, नाइट्रस एसिड, डायज़ोनियम सॉल्ट। मैं हर बार क्यों लिखा है, ये मैंने मेहनत क्यों की है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हवा में आया क्या डायज़ोनियम सॉल्ट, कहां से आया, मैंने आपको हर बार डिराइव करके दिखाया है। प्राइमरी अमाइन, नाइट्रस एसिड, डायज़ोनियम सॉल्ट, समझ रहा है क्या, यस। आप उसको माइल्ड रिडक्शन करोगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, किससे करोगे, माइल्ड रिडक्शन करोगे। और माइल्ड रिडक्शन करने का मतलब क्या है, वही हुआ ना, देखो नाइट्रोजन चला गया, क्लोरीन बचा था, क्लोरीन हटा के आपने हाइड्रोजन लगा दिया, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। समझ गए, बोलो हाँ या ना, यस। अच्छा, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या होगा, जल्दी बोलो, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो H3PO2 से H3PO3 बन गया। कोई रटने वाली बात मैंने आपको बताई क्या, लॉजिकल बात बताई कि नहीं बताई, है ना। सामने वाले को रिड्यूस करा है तो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो बाय प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन रिलीज कर देना है और साथ में H3PO3 बना देना है। इज दैट क्लियर, यस और नो। दूसरा, आप माइल्ड रिडक्शन अल्कोहल को भी यूज करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल को यूज करते हैं एज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाता, भाई उसको रिड्यूस करा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। और ये बताना, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन बिकम्स व्हाट, एल्डिहाइड। किया हुआ है, रटा हुआ है, पता है, आता है आपको, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है सारी बातें, आई होप सो बच्चों, यस। इसमें रिएक्शंस बहुत है इस चैप्टर में, बट सारे रिएक्शंस बहुत लॉजिकल और सारे रिपीट हैं और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। फिर से देख लो, डायज़ोनियम में क्या करना है, नाइट्रोजन निकाल देना है, क्लोरीन बचेगा, रिडक्शन करना है, मतलब क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन डाल दिया, तो ये जो भी रिएजेंट था उसने रिडक्शन किया था, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बन गया। एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। लास्ट है भाई फ्लोरीन, भाई आयोडीन कर लिया, ब्रोमीन कर लिया, क्लोरीन कर लिया, साइनाइड डाल दिया, तो फ्लोरीन बचा, फ्लोरीन भी करके देख लेते हैं। बट फ्लोरीन के लिए बस हम लोग रिएजेंट चेंज कर देते हैं। फ्लोरीन के लिए HbF4, क्या है बोलो, HbF4 ये रिएजेंट है। ये रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा,
डायजोनियम सॉल्ट में जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 डालते हो तो आपको एराइल फ्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है बोलो, क्या मिलता है? एराइल फ्लोराइड मिलता है, करेक्ट। अब एराइल फ्लोराइड कैसे मिलता है जरा देखना। आपने पहले क्या किया, आपने डायजोनियम सॉल्ट लिया, उसमें आपने HBF4 डाला, तो आपको N2+ BF4- मिला। क्या मिला बोलो? N2+ और BF4-। कहाँ से आया BF4-? देखो ये HBF4 में से ये था, BF4- आया, समझे? Cl- गया, BF4- आया। यहाँ तक क्लियर है? अब वो BF4 जो है उसको आप दो तरीके से उसका आप रिएक्शन कर सकते थे। दो तरीके से कैसे कर सकते थे? देखो पूरा फंडा ओवरऑल समझना, BF3 N2 ये तो सेम निकल रहे हैं कि नहीं। एक अगर आप सिर्फ हीट करते तो एराइल फ्लोराइड बन जाता, एक क्या सिर्फ और सिर्फ हीट करते तो क्या बन जाता बोलो? एराइल फ्लोराइड। और अगर आप उसको NaNO2 विद कॉपर के साथ हीट करते तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता। क्या बन जाता बोलो? नाइट्रोबेंजीन बन जाता। ठीक है, आपको ये वाला ऑनेस्टली ज़्यादा याद करना है, ये ज़्यादा आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन देखा, तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन कैसे बन रहा है, तो क्या याद करना था? फ्लोरोबोरिक एसिड से फ्लोरोबेंजीन बन रहा था। इज दैट क्लियर? लास्ट मैंने आपको अजो कपलिंग तो ऑलरेडी बता दिया, ऑरेंज डाई है ना, ये बीटा नेफ्थॉल है ना, ये वाला फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करता है, अलग अलग टाइप के डाई बनते हैं। ये वाला ऑरेंज डाई था, ये वाला येलो डाई था। ठीक है, ये रिएक्शन देख लो एक बार, सिर्फ लिख के प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। आपके पास एनिलीन है, अमाइन ग्रुप था तो येलो, और OH से ऑरेंज, ये तो इजीली याद रहेगा, फिनॉल से ऑरेंज, बोलो हाँ या ना। अल्कोहल OH, नेफ्थॉल OH था तो भी ऑरेंज था, फिनॉल है O से ऑरेंज तो भी ऑरेंज था, और अमाइन है तो येलो, अमाइन है तो येलो, गया भेजे में। ठीक है, लास्ट रिएक्शन इज हिंसबर्ग टेस्ट। लास्ट रिएक्शन इज क्या? हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें भी एक MCQ क्वेश्चन है। पुराने टाइम में हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता था। क्या होता था बोलो? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। पर आजकल हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? पी-टोलुइन, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है ना। इसका मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, CET के पॉइंट ऑफ व्यू से या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका समरी समझा देता हूँ, इसका समरी समझा देता हूँ, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आपके पास अगर प्राइमरी अमाइन है, क्या है बोलो? आपके पास प्राइमरी अमाइन है, उसका आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट करा दिया, सॉरी रिएक्शन करा दिया। ठीक है, आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा दिया, तो जो प्रोडक्ट आपको मिला उसके पास थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर है। ध्यान से सुनना, कैसे बताओ? प्राइमरी अमाइन के पास बच्चों कितने हाइड्रोजन थे बताइए? ओरिजिनली 2 थे। आपने हिंसबर्ग के साथ उसका रिएक्शन कराया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। मैंने रिएक्शन बहुत प्यारा सा आपको लिख के दिया। तो एक तो ये हुआ कि भाई हाइड्रोजन की जगह पे ये पूरा ग्रुप आ गया, बट उससे हमको मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। और हाइड्रोजन क्या देता है? एसिडिक कैरेक्टर देता है, मालूम है हमको। तो एसिडिक चीज़ है वो एल्कली में डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी? मैंने शुरुआत उसी से की थी इस पूरे रिएक्शंस की। एसिडिक होने का प्रूफ क्या था? एल्कली में डिसॉल्व होगा, है ना। तो प्राइमरी अमाइन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्यूबल इन एल्कली होता है। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। यस। सेकेंडरी अमाइन करो, अब बताओ, अब आंसर बता दोगे आप। सेकेंडरी अमाइन के पास एक ही हाइड्रोजन था, उसने रिएक्ट कर लिया, उसका जो प्रोडक्ट बना, अब उसकी कोई लायकी है क्या इसमें डिसॉल्व होने की? वो डिसॉल्व कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो कैसा है? खत्म, बात ही खत्म, है ना। और टर्शियरी वाला तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, टर्शियरी वाला तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसका तो हाइड्रोजन ही नहीं ना, बात खत्म। समझ गए क्या? पूरा इन डेप्थ हमने स्टार्ट 0 से लेके अमाइंस को पूरा यहाँ पे कवर किया। ठीक है, अब आप अपनी मार्वल उठाओ और अमाइंस के जितने सवाल है सारे एक बार पूरे लगा दो। ठीक है, और फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा मैंने कहा, अमाइंस में एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें फालतू यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस बहुत आपको मिलेंगे जो एकदम आउटसाइड सिलेबस टाइप के हैं।
या बहुत सारे जो एकदम डिलीटेड में है और पक्का है कि नहीं आने वाले, उनके ऊपर फालतू में टाइम वेस्ट मत करना, फोकस। मैंने अल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन में आपको इंसिस्ट किया था कि ज़्यादा क्वेश्चंस करो, क्योंकि वो बड़े चैप्टर है, वेटेज उतना ज़्यादा है, क्वेश्चंस उतने ज़्यादा बनते हैं। अमाइंस में से मुश्किल से 2 क्वेश्चन बनेंगे और वो 2 क्वेश्चन एक लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स में से ही बनेंगे, तो इंटेलिजेंटली उसको सॉल्व करना। समझ में आ रहा है क्या? यस